नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र। हेडलाइंस के बाद अब खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शनिवार को गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। महामहिम सुबह 9:30 बजे लखनऊ से रवाना होंगे और 10:40 पर गोरखपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वहां 10 मिनट रुकने के बाद 10:50 पर सेना के हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे और करीब 11 बजे भटहट के पिपरी स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे। वहां से सड़क मार्ग से सुबह 11:10 पर महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के शिलान्यास स्थल पर पहुंचेंगे। शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद लोगों को संबोधित करेंगे। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति सड़क मार्ग से हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा दोपहर 12:15 बजे महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय परिसर स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे। और अयोध्या में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन के मद्देनजर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच राम जन्मभूमि परिसर में विशेष तैयारियां की जा रही। रंग रोगन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। राम जन्मभूमि के मुख्य गेट को केसरिया रंगों में रंगा जा रहा है। राष्ट्रपति यहां पर करीब आधे घंटे रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति दर्शन पूजन और मंदिर निर्माण के काम, खासकर नींव के काम को देखने के बाद परिसर में पौधारोपण भी करेंगे। राम जन्मभूमि के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की तरफ से राष्ट्रपति को प्रसाद, अंगवस्त्र, रामायण की पुस्तक और विजय ध्वज दिया जाएगा। इस दिन रामलला को विशेष पोशाक भी पहनाई जाएगी। वहीं रामलला के अस्थायी मंदिर के बाहर विशालकाय टेंट लगाया जा रहा है, जहां पर वैदिक ब्राह्मण रामलला के सामने राष्ट्रपति का पूजन करेंगे। राष्ट्रपति राम जन्मभूमि परिसर उसी मार्ग से जाएंगे जिससे 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री गए थे। खूबसूरती के लिए मंदिर प्रांगण में थोड़ा जो है रंग वगैरह कर छाया थोड़ा हल्का था, वो हो जा रहा, साफ सफाई हो जा रही है। कुछ सड़कों का भी जो उबड़ खाबड़ थी, क्योंकि इतना ट्रैफिक चलता है मटेरियल लाने पर, तो वो भी थोड़ा ख़राब हो गई थी, तो उसकी भी थोड़ी सी सही करा दी जा रही है, जिससे कि आवागमन में कोई दिक्कत ना पैदा हो और थोड़ा सा खूबसूरत लगे। और राष्ट्रपति पहली बार देश के रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं, तो निश्चित हर्ष का विषय है। और जो हम उनका स्वागत कर सकते हैं उतना उसकी भी व्यवस्था करें। और अयोध्या में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा के माकूल इंतजाम हो, इसको लेकर सुरक्षा से जुड़े हुए सभी प्रबंध तंत्र लगातार सक्रिय है। आज एडीजी सुरक्षा बीके सिंह अयोध्या पहुंचे और उन्होंने राम कथा संग्रहालय में आला अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में एडीजी जोन एसएन सावंत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या, कमिश्नर अयोध्या समेत अयोध्या जिले के सभी सर्किल ऑफिसर, एसपी और एडिशनल एसपी मौजूद रहे। 4 दिवसीय कार्यक्रम है, आप सभी अवगत हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय का। आज डे 2 है, अभी लखनऊ में वो हैं। कल डे 3 को गोरखपुर में कार्यक्रम है और डे 4 को अयोध्या में कार्यक्रम है। पूरी दुरुस्त व्यवस्था है और जो एक गरिमामयी कार्यक्रम होना चाहिए भारतवर्ष के माननीय राष्ट्रपति महोदय का, उस तरीके से उस पूरे कार्यक्रम को पूर्ण करने की कोशिश की गई है। और राष्ट्रपति कोविंद के गोरखपुर दौरे से पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष विश्वविद्यालय के शिलान्यास स्थल का जायजा लिया। इस दौरान जब सीएम योगी हेलीपैड की तरफ बढ़ रहे थे, तभी उनकी नजर वहां बड़ी संख्या में मौजूद बच्चों और युवाओं पर पड़ी। फिर क्या, बच्चों से विशेष लगाव के कारण मुख्यमंत्री वहीं पर रुक गए। बच्चों और युवाओं से हंसी ठिठोली करने लगे। उन्होंने उनसे कहा कि विश्वविद्यालय बन रहा है, क्या आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और इस दौरान मुख्यमंत्री के पास ही सांसद और अभिनेता रवि किशन भी मौजूद थे। उन्होंने बच्चों और युवाओं से पूछा कि क्या इन्हें पहचानते हो, तब जवाब मिला कि हमारे सांसद हैं। और इस पर मुख्यमंत्री ने हंसते हुए कहा कि ये फिल्म स्टार भी हैं, इनके साथ फिल्म में काम करोगे। ये कहते ही मुख्यमंत्री के हर और हंसी का फुहारा था। और मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 5 सितंबर को महापंचायत होनी है। इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई। भारतीय किसान यूनियन इसे लेकर जगह जगह पंचायत कर रही है। इस सिलसिले में शामली में भारतीय किसान यूनियन के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत पहुंचे और वहां पर उन्होंने किसानों से बड़ी संख्या में 5 सितंबर की महापंचायत में पहुंचने की अपील की। गौरव ने कहा कि अगर यह आंदोलन जीतेगा तो देश जीतेगा। 5 तारीख की पंचायत है मुजफ्फरनगर। 9 महीने आज आंदोलन को हो लिए,
ऐसी सरकार जिसमें सारी संवेदना जिसने खत्म कर दी हो। नई रणनीति जो संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पे पंचायत होने जा रही, उसमें जो भी निर्णय लेगा पूरे देश भर का किसान, नौजवान, हर वर्ग इसका जो भी निर्णय संयुक्त मोर्चा लेगा उसका जो है उसी का अनुपालन करेगा। और इसी बीच यूपी सरकार के गन्ना राज्य मंत्री सुरेश राणा मुजफ्फरनगर गए। वहां पर उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े केस वापसी को लेकर कहा कि उस वक्त कई निर्दोष लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिए गए थे, जिसमें निर्दोष किसान भी शामिल थे। उस दौरान राजनीतिक द्वेष के कारण केस दर्ज किए गए थे और उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट अपना काम कर रहा है। मेरा केवल इतना कहना है कि बहुत सारे निर्दोष लोगों के खिलाफ उस समय मुकदमे कायम हुए थे। बहुत सारे किसानों के खिलाफ मुकदमे निर्दोष रूप से कायम हुए थे और वोटर लिस्ट रख करके राजनीतिक विद्वेष के कारण उस समय मुकदमे कायम किए गए थे। राजनीतिक विद्वेष के कारण जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम किए गए थे, जांच उपरांत उनके यदि कोई कार्रवाई होती है, जांच के उपरांत, और न्यायालय अपना काम कर रहा है, इसलिए न्यायालय पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। इधर बसपा ने जालौन में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि 2022 में बसपा की सरकार बनेगी। उन्होंने भाजपा पर वार किया और इसी बीच सम्मेलन में आज पार्टी के एक गुट ने जोनल कोऑर्डिनेटर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगा दिए। दोनों तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। प्रबुद्ध सम्मेलन की भी और जोनल कोऑर्डिनेटर के खिलाफ जो नारेबाजी हुई उसकी तस्वीरें भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। तीनों के क्रियाकलाप आपके सामने हैं और एक सरकार की जो 2007 से 12 चलेगी वो सख्त निकाय और सख्त सुखाई की सरकार चलेगी। उसमें हर कोई को साथ में लेने का काम चला था, विकास का दौर चला था, किसी भी समाज को पीछे छोड़ने का दौर नहीं किया था, चाहे वो हमारे दलित समाज के भाई बहन हो, हमारे ब्राह्मण समाज के भाई बहन हो, हमारे बैकवर्ड समाज के भाई बहन हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, सभी को लेकर के और बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने आगे बढ़ने का काम किया था। इधर लखनऊ में आज पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बसपा सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह करने वाली युवती ने अमिताभ ठाकुर पर भी कई आरोप लगाए थे। जांच के लिए बनी एसआईटी ने अमिताभ ठाकुर पर पीड़िता को आत्मदाह के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था। इसी मामले में अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी पर यूपी पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है और कहा गया है कि पुलिस महानिदेशक, यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, साथ ही अपर पुलिस महानिदेशक और महिला सुरक्षा एवं बाल सुरक्षा संगठन लखनऊ की जांच समिति गठित की गई थी और इन्होंने अपनी जांच में पाया है कि पीड़िता और उसके सहयोगी को आत्महत्या के लिए उकसाया गया। इस मामले में सांसद अतुल राय और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को आत्महत्या के मामले में उकसाने में प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। राय सांसद एवं श्री अमिताभ ठाकुर सेवानिवृत्त आईपीएस को प्रथम दृष्टया दोषी पाया और उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना करने की संस्तुति की। उक्त संस्तुति को शासन द्वारा स्वीकृत करते हुए लखनऊ कमिश्नरेट को अग्रिम कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। इस प्रकरण में श्री अतुल राय सांसद एवं श्री अमिताभ ठाकुर सेवानिवृत्त आईपीएस के विरुद्ध थाना हजरतगंज लखनऊ पर मुकदमा अपराध संख्या 309/2021 धारा 120B, 167, 195A, 218, 306, 504 एवं 506 आईपीसी पंजीकृत होकर विवेचना प्रारंभ की गई है। उक्त विवेचना के दौरान श्री अमिताभ ठाकुर सेवानिवृत्त आईपीएस को गिरफ्तार किया गया है। और वहीं अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जहां भाजपा को अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार बताया, उस पर तंज कसा, तो भाजपा ने भी अखिलेश पर पलटवार किया। मामले में समाजवादी पार्टी का ये रवैया हमेशा हैरान करता है। लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, इस नीति को हमेशा लेकर के समाजवादी पार्टी चलती रही है। पहले गायत्री प्रसाद प्रजापति के पक्ष में खड़े हो जाते रहे। अतुल राय जो रेप के आरोपी थे उनको चुनाव लड़ाने के लिए गए। आज जब रेप विक्टिम ने आत्महत्या कर ली है और इस आत्महत्या के दोषी जिनको रेप विक्टिम ने स्वयं अपने डाइंग डिक्लेरेशन में कहा, आज उस अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी पर भी उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। आखिरकार ये अखिलेश यादव जी की कौन सी नीति है जिसमें वो रेप विक्टिम के साथ खड़े होने के बजाय रेप के आरोपियों के साथ खड़े होते हैं, अपराधियों के साथ खड़े होते हैं। प्रयागराज से खबर, वहां पर बाइकर्स गैंग ने मोबाइल पर बात कर रही युवती से मोबाइल छीनने की कोशिश की। इस दौरान बाइकर्स दिन दहाड़े युवती को सरेराह घसीटते रहे। हालांकि बदमाश मोबाइल छीनने में कामयाब नहीं हो सके। इस दौरान युवती के हाथ में हल्की चोटें आई हैं। ये पूरी वारदात
घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला प्रीतम नगर कॉलोनी के एचआईजी पार्क के पास का है। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक का नंबर और बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। इधर गाजीपुर में प्रशासन ने माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान मुख्तार के गोदाम पर जाने वाली अवैध सड़क को तोड़ दिया गया है। और यहां पर आपको यह भी बताएं कि मुख्तार अंसारी ने सरकारी तालाब पर कब्जा करके अवैध सड़क बनवाई थी। यह गोदाम नंदगंज थाना इलाके के फतेउल्लापुर गांव में मुख्तार अंसारी के परिवार का गोदाम। इधर बलरामपुर में 3 तलाक का एक मामला सामने आया है। यहां पर एक पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया। जानकारी के मुताबिक शादी के 6 साल बाद ससुराल वालों ने दहेज की मांग की और प्रताड़ित किया। इस बीच पति ने 3 तलाक देकर महिला को मारपीट कर घर से निकाल दिया। इसके बाद महिला तुलसीपुर अपने मायके आ गई। मामला तुलसीपुर थाना इलाके के जरवा रोड लाल चौराहे का है। यहाँ की रहने वाली महिला की शादी 6 साल पहले बलरामपुर के रहने वाले आदिल अहमद के साथ हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हैं और फिलहाल मामले में पीड़िता की ओर से तहरीर दे दी गई है। बेटी मेरी इस तरह की हुई कि मतलब बिल्कुल वो चलने बैठने के कुछ भी उसके नहीं था। फिर भी मेरे पापा ने मतलब उनको 1,20,000 रुपये दिए। तारीख 17 जुलाई 2021 को हमको ये तलाक दे दी। फिर मैं हमको घर से मतलब एक दिन हमको कमरे में बंद करके रखा और फिर हमको घर से बाहर भगा दिया। आज प्रार्थिया श्रीमती रफत राबिया आरओ जरवा रोड तुलसीपुर द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने पति व अन्य ससुराली जनों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न, मारपीट व 3 तलाक के संबंध में आरोप लगाए हैं। प्रार्थना पत्र को अन्य विधिक कार्रवाई हेतु नियमानुसार थाना तुलसीपुर SHO को प्रेषित कर दिया गया है और शीघ्र ही उसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। और वाराणसी में BHU परिसर में कल देर रात 2 छात्रावासों के छात्रों के बीच बवाल के बाद सुरक्षा के मद्देनजर कैंपस में पुलिस को तैनात करना पड़ा। ये भिड़ंत राजा राम मोहन राय छात्रावास और बिरला छात्रावास के छात्रों के बीच हुई थी। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर पथराव भी हुआ था। खबरों के मुताबिक 26 अगस्त की देर रात मेस में खाने को लेकर 2 छात्रावासों के छात्र आपस में भिड़ गए थे। इस घटना के बाद आज कैंपस में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात नजर आई और फिलहाल कैंपस का माहौल नियंत्रण में बताया जा रहा है। पर लाखों का खर्च, फिर भी BHU परिसर विवादों से घिरा हुआ। जी हां, आपको बता दें कि महामना की बगिया में लगातार विवाद होते हैं और वो विवाद पथराव और आगजनी का रूप लेते जा रहे हैं। दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों की सच्चाई जमीन पर ना के बराबर है। छात्रों का आरोप है कि BHU प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा इनके बीच नहीं आता, छात्रों से संवाद की स्थिति को कभी पैदा नहीं किया जाता। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि दावों को करने के बजाय इन स्थितियों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी। और बलरामपुर में खरझार नाले पर बने बांध में दरार आ गई है। इसे दर्जन भर गांव में पानी घुस गया। इसकी सूचना के बाद भी मौके पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। बात गोंडा की करें तो गोंडा में घाघरा नदी उफान पर है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार घाघरा नदी एल्गिन ब्रिज पर खतरे के निशान से लगभग 18 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और इस वजह से गांव वालों में दहशत है। हालांकि गोंडा में बाढ़ खंड और सिंचाई विभाग के अधिकारी युद्ध स्तर पर कटान के बचाव कार्य में जुटे हुए। बात गोरखपुर की करें तो बाढ़ और बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। बाढ़ से 135 गांव और 1.5 लाख की आबादी प्रभावित है। राप्ती, घाघरा और रोहिन नदियों के साथ सहायक नदियां भी उफान पर हैं। 3 तस्वीरें बाद में जैसे दरार आई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा घाघरा नदी का उफान भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं और राप्ती और घाघरा नदियां गोरखपुर में जैसे तबाही मचा रही हैं उफान पर आकर, वो भी आपकी स्क्रीन पर उसकी तस्वीर भी। 135 गांव गोरखपुर में बाढ़ से प्रभावित। तीनों ही तस्वीरें पूर्वी उत्तर प्रदेश, देखिए बलरामपुर, गोंडा और गोरखपुर की। लगातार बारिश से नदियां उफनाई हुई हैं, कटान कर रही हैं। उनकी बाढ़ का पानी गांव में घुसा हुआ है और ग्रामीण गांव के लोग लगातार दहशत के साए में जी रहे हैं। गोरखपुर में तो 135 गांव प्रभावित हुए हैं बाढ़ की वजह से।
ग्रामीणों की परेशानी भी आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। और उफनाती नदियों को आप देखिए, ये पानी लोगों की परेशानी, लोगों की पीड़ा का कारण। इधर बस्ती में सरयू नदी का कहर जारी है। यहां पर नदी तेज कटान कर रही है और इससे करीब 103 किसानों की करीब 67 हेक्टेयर जमीन पानी में समा गई। और यहां पर आपको यह भी बताएं कि यहां पर सरयू नदी खतरे के निशान से 24 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और पानी से घिरे करीब 300 की आबादी वाले गांव सुविखा में लोग दहशत में। यहां किशनपुर मोजपुर रिंगबाद के करीब बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। बस्ती की तस्वीरें आप देखिए, सरयू नदी का कहर देखिए। पानी ही पानी जहां तक निगाह जाती है। 103 किसानों की 67 हेक्टेयर जमीन पानी में समा गई है और नदी खतरे के निशान से 24 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। यह है सरयू का कहर बस्ती में। तस्वीरें इस बात का प्रमाण, 67 हेक्टेयर भूमि पानी में समा गई है। ये देखिए आप, सरयू नदी